कल्पना कीजिए अगर अचानक आपके शहर में गैस सप्लाई खत्म हो जाए, गैस आना बंद हो जाए, आपके सिलेंडर खाली होने लगे, जब उसको दोबारा भरवाने का समय आए तो गैस ही नहीं है, रेस्टोरेंट में खाना बनना बंद हो जाए, होटल बंद हो जाए। बिल्कुल इसी तरह की स्थिति सामने आ रही है भारत के बेंगलुरु से। और सिर्फ बेंगलुरु ही नहीं, मुझे तो अभी तक लग रहा था कि बेंगलुरु से इस तरह की खबर सामने आ रही है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था। मैं नोएडा में रहती हूँ, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। मेरे घर में जो हाउस हेल्प है वो सुबह से इस बात को लेकर परेशान थी कि आखिर उनके घर में खाना कैसे बनेगा, क्योंकि उनके पास तो गैस ही नहीं है, सिलेंडर खाली हो गया। 1.5 महीने में एक बार भरवाती हैं और अभी सिलेंडर खाली हो गया और अब गैस नहीं मिल पा रही है। पूजा मेरी हाउस हेल्प है और ये जब से आई हैं ये गैस की परेशानी को लेकर मुझसे बात कर रही हैं। पूजा, क्या हुआ? मतलब हम लोग बहुत परेशान हैं। 3 दिन से वो गैस नहीं मिल रहा है और हम लोग का रोटी बहुत परेशान हो रहा है। खाना उना नहीं बन पा रहे हैं, आज भी नहीं बने और हम लोग बच्चे कैसे देखेंगे? 3 दिन से नहीं आ रही है? हाँ, 3 दिन से गैस नहीं आ रहे हमारे यहाँ। तो क्या सिस्टम क्या है आपका कि आप कितने दिनों में एक बार गैस भरवाते हैं अपने सिलेंडर में? गैस भरवाते हैं, बुकिंग करते हैं तो 1.5 महीना चलता है एक सिलेंडर और ये ख़त्म हो गया। हम लोग परेशान हो गए, होली पे गांव चले गए तो हम लोग नहीं भरवाएं, आके फिर आए तो फिर इधर महंगाई हो गई। महंगाई होने के बाद फिर नहीं मिल रही, गैस भी नहीं मिल रही। आपको समझ में आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है? आपको मतलब क्या आपस में बातचीत चल रही है आप लोगों की? क्या समझ में आ रहा है सबको कि आखिर अचानक से ये गैस क्यों नहीं मिल रही है? ये सब बोल रहे हैं ईरान में हो रही है लड़ाई, इसी वजह से गैस नहीं मिल पा रही है, वहाँ बंद कर सक। हाँ, तो मतलब वहाँ जो युद्ध चल रहा है उसका वजह से आप लोगों के ऊपर दिक्कत आ रही है, ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक, हाँ जी। तो क्या आपकी मांग है सरकार से, मोदी सरकार से, क्या बोलना चाहती हैं? हम लोग यही कह रहे हैं कि मदद कीजिए और क्या हम लोग कैसे जिएंगे। बिल्कुल सही बात है कि मैंने उनको बोला है कि आपको रोज़ खाना यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन इस तरह की स्थिति अगर देश में उत्पन्न हो रही है, और सिर्फ हमारे देश में नहीं, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और धीरे धीरे करके और भी देशों पर इस तरह से गैस की सप्लाई का संकट बढ़ने लगेगा। ईरान, इजराइल, यूएस के बीच का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इस वक्त पूरी दुनिया में किस तरह का प्रभाव डाल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है, तो फ़र्क देखिए पड़ना शुरू हो चुका है। ईरान ने कहा था कि हम यहाँ का तेल निकलने नहीं देंगे बाहर, और असर किस तरह से होता हुआ देखिए पूरी दुनिया में दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब मत सोचिएगा कि हमें क्या मतलब, ये सब कुछ तो ईरान, इजराइल और यूएस के बीच हो रहा है, आपको क्या मतलब? खाना तो सबको खाना है ना। सोचिए हमारे देश में अभी एक राज्य जो कि टेक सिटी है, बैंगलोर, वहाँ से इस तरह की खबर आना अगर शुरू हो चुकी है तो आपके पास भी इसकी दस्तक देनी शुरू करेगी। अभी मेरे हाउस हेल्प तक हुई है, अभी मेरे घर के अंदर भी आनी शुरू होगी। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं भारत की टेक सिटी बेंगलुरु की, जहां पर जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि बेंगलुरु होटल एसोसिएशन के मुताबिक 10 मार्च से यानी आज से शहर के कई होटल और रेस्टोरेंट बंद हो सकते हैं। कारण है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई का अचानक रुक जाना। एसोसिएशन का कहना है कि तेल कंपनियों ने 70 दिन तक बिना रुकावट गैस सप्लाई का भरोसा दिया था, लेकिन अचानक सप्लाई बंद होने से पूरा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर संकट में आ गया है। होटल एसोसिएशन के मानद अध्यक्ष पीसी राव ने कहा कि होटल मालिक अपनी मर्जी से काम बंद नहीं करना चाहते, लेकिन अगर गैस ही नहीं होगी तो खाना कैसे बनेगा? वो तो कह रहे हैं कि ज्यादा पैसा भी अगर लग रहा है, हम ज्यादा पैसे देने को भी तैयार है, लेकिन जब सप्लाई ही नहीं होगी तो ज्यादा पैसे देकर भी आप क्या कर लेंगे, कहां से लाएंगे? अगर सप्लाई जल्दी बहाल नहीं हुई तो हजारों होटल और रेस्टोरेंट प्रभावित हो सकते हैं, ये उनका कहना है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऊर्जा संकट के कारण कई जगह यूनिवर्सिटी और कॉलेज बंद करने पड़े। कारण है बिजली और गैस की भारी कमी, क्योंकि बांग्लादेश की ऊर्जा व्यवस्था काफी हद तक इंपोर्टेड फ्यूल पर निर्भर है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस महंगे हो जाते हैं या सप्लाई चेन प्रभावित होती है तो तुरंत असर बिजली उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए सरकार को कई बार कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, जैसे बिजली कटौती, उद्योगों की सप्लाई कम करना और शिक्षण संस्थान बंद करना। पाकिस्तान में कल उनके प्रधानमंत्री को देश के नाम संबोधन करना पड़ा। सोमवार देर शाम पाकिस्तान की जनता को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि 16 मार्च से सभी स्कूल 2 सप्ताह के लिए बंद रहेंगे, जबकि उच्च शिक्षा, कॉलेज और विश्वविद्यालय तुरंत प्रभाव से ऑनलाइन मोड में चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के ईंधन भत्ते आधे कर दिए जाएंगे और ईंधन बचाने के लिए 50% सरकारी कर्मचारी घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसके अलावा बैंकों को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय अब सप्ताह में केवल 4 दिन ही काम करेंगे। तो आइए बात करते हैं कि भारत की एलपीजी निर्भरता
आखिर कितनी है और इससे कितना प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। सवाल उठता है कि क्या ऐसा संकट भारत में भी हो सकता है, जो कि देखने को मिलना शुरू हो चुका है। मैंने आपको जीता जागता उदाहरण बताया है मेरे ही सामने, मेरे घर में। तो सच तो यह है कि भारत ऊर्जा के मामले में काफी हद तक इंपोर्ट पर निर्भर करता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 60 से 65% एलपीजी विदेशों से खरीदता है। यह गैस मुख्य रूप से आती है सऊदी अरब, कतर, यूएई और अमेरिका से। अगर अंतरराष्ट्रीय सप्लाई प्रभावित होती है तो भारत में भी कीमतें बढ़ सकती हैं और सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। अब बात करते हैं कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। ये एक संकरा समुद्री रास्ता है जो कि ईरान और ओमान के बीच स्थित है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी बड़ी है कि ये दुनिया भर के लिए ऊर्जा की लाइफलाइन माना जाता है। आप सोचिए, हर दिन लगभग 20 मिलियन बैरल तेल यहां से निकलता है, यानी दुनिया के कुल तेल सप्लाई का लगभग 20% इसी रास्ते से गुजरता है। सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि दुनिया के लगभग 20% एलएनजी गैस भी इसी रास्ते से गुजरती है। यानी अगर यहां संकट पैदा हो जाए तो पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई प्रभावित हो सकती है। ये होता है प्रॉक्सी वॉर। ईरान, इजराइल, अमेरिका टेंशन और हॉर्मुज, यही वजह है कि जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो दुनिया की नजर सबसे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट पर जाती है। पिछले कुछ समय से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है, आपको पता ही है। आप सोचिए, मेरे हाउस हेल्प को पता है, उनको समझ में आ गया कि आखिर ये क्यों हो रहा है। हॉर्मुज के आसपास जहाजों की आवाजाही लगभग ठप पड़ चुकी है। ईरान ने कहा है तेल की एक बूंद नहीं गुजरने देंगे। एक और बयान ईरानी मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है कि ईरान की आईआरजीसी का कहना है कि कोई भी अरब या यूरोपीय देश जो इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूतों को अपने देश से निष्कासित करता है, उसे कल से ही हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने का पूरा अधिकार और स्वतंत्रता होगी। यानी एक स्टैंड ईरान ने अब ऐसा ले लिया है, खुलकर साथ दे रहे हो ना वहां, तो अब खुलकर साथ हमारा देना पड़ेगा, और अब हमारा साथ अगर नहीं दोगे तो हम ये भी नहीं देंगे तुम्हें। बिल्कुल जिस तरह से ट्रंप खेल रहे हैं उसी तरह से ईरान भी कर रहा है कि चेतावनी दे रहा है, साथ रहोगे तो मिलेगा तेल, नहीं रहोगे तो बाय। उधर ट्रंप ने कहा है कि अगर सप्लाई चेन प्रभावित हुई तो 20 टाइम्स हार्डर हिट करेंगे। अब वो उल्टा ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपने सप्लाई चेन हिट की तो फिर हम 20 टाइम्स हार्डर हिट करेंगे। पर सप्लाई चेन तो हिट हो रही है, हो चुकी है, अभी धीरे धीरे प्रभाव उसका बढ़ना शुरू होगा। और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में कैसे ईरान बिल्कुल भी घुटने नहीं टेक रहा है, बल्कि तय करना चाहता है कि ये वॉर कब खत्म होगी, ये ईरान तय करेगा, अमेरिका नहीं। तो ट्रंप ने जब ये बात कही कि ये जल्द खत्म होगा, उसमें ईरान की तरफ से, यानी ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से ट्रंप के कमेंट पर जवाब दिया गया है कि वो तय करेंगे कि ये युद्ध कब खत्म होगा, और तेहरान 1 लीटर तेल भी एक्सपोर्ट होने नहीं देगा अगर यूएस और इजरायली अटैक जारी रहे। अब पता नहीं क्या होगा, ये जंग कहां जाकर रुकेगी, समझ में कुछ नहीं आ रहा। और मैंने पहले ही इस बारे में कहा था कि एक एक मिसाइल जो है ना, ये हमारे जेब पर भारी पड़ रही है। न्यूज़ चैनल में तेज तेज मिसाइलें दागे जा रहे हैं बहुत एक्साइटमेंट में, इनको समझ में नहीं आता, हर बार इस तरह की चीज़ होती है। दे डोंट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एंड दे डोंट इवन वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि इसका असर हमारे ऊपर कितना पड़ने वाला है। हमारा कितना व्यापार है मिडिल ईस्ट के साथ, और मिडिल ईस्ट के साथ इतना व्यापार होने के बाद कैसे हो सकता है कि वहां पर इतनी बड़ी टेंशन हो और आप उनका साथ भी नहीं दे रहे हैं, और आप जिनका साथ दे रहे हैं वो उनको दिखाई दे रहा है, तो फिर आपके ऊपर कैसे इसकी गाज नहीं गिरेगी। अब हॉर्मुज स्ट्रेट देखिए, ये इलाका ईरान के बहुत करीब है। यहाँ कई बार टैंकर जहाज़ों पर हमले या रोकने की घटनाएं भी हो चुकी हैं। बंगलुरु का गैस संकट और बांग्लादेश और पाकिस्तान का ऊर्जा संकट शायद आपको छोटी खबरें लग सकती हैं, लेकिन ये तब तक ही छोटी हैं जब तक कि आपके घर के अंदर नहीं पहुंची हैं। उन बंगलुरु वासियों से पूछिए जिनके घरों तक पहुंच चुकी हैं। मेरे घर की हाउस हेल्प नोएडा में रहने वाली पूजा से पूछिए जिसके घर तक पहुंच चुकी है, और उसको देखकर मुझे भी इस बात का डर सता रहा है कि ये संकट कभी भी मेरे घर तक भी पहुंच सकता है। लेकिन ये हमें बताता है, क्योंकि इन सब चीज़ों के नाम पर आजकल क्योंकि इलेक्शन नहीं होते हैं ना, तो आपको लगता है कि पता नहीं इनकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये कितने बड़े राजनीतिक और रणनीतिक संकट है ना, इसका अंदाज़ा भी आपको हो जाएगा जैसे ही इसकी कमी आपके घर में होनी महसूस होगी। तो अब इसमें आप देखिए कि इतना बड़ा जो ये युद्ध हो रहा है और जिस तरह की सिचुएशन पैदा हो चुकी है, इससे एक और बड़ा सवाल ये है, क्योंकि ज़्यादातर देश इंपोर्ट्स पर निर्भर करते हैं। सोचिए अगर अमेरिका को अगर चेतावनी देनी पड़ गई है कि हम 20 टाइम्स हार्डर हिट करेंगे, बिकॉज इट अंडरस्टैंड्स कि ये रोकने पे अमेरिका के लिए कितनी दिक्कत हो जाएगी। तो संसाधन कितना बड़ा है, और संसाधन की कमी हो जाना, बिजली, ऊर्जा, गैस, इस टाइप के संसाधन की कमी हो जाना हमारे लिए कितनी बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। और एक और सवाल कि क्या अब पूरा वर्ल्ड ऑर्डर
एक बड़े ऊर्जा संकट, एक बड़े ऊर्जा क्राइसिस की ओर बढ़ रहा है, और क्या उससे निपटने की हमारी कोई तैयारी भी है? सोचिएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा, जो बात मैंने कही उसको ऑब्जॉर्व कीजिए, पढ़िए उसके बारे में, और फिर चिंतन जरूर कीजिएगा कि क्या वाकई हम तैयार हैं। सत्यमेव जयते।